कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें वक्त धीरे धीरे मिटा देता है और कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें वक्त खुद दुनिया से छुपा देता है। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नील घाटी। ये गांव इतना पुराना था कि यहाँ के रास्ते भी जैसे पुरानी कहानियाँ सुनाते थे। पहाड़ों पर हमेशा एक हल्की सी धुंध छाई रहती और शाम होते ही पूरा इलाका अजीब सा खामोश हो जाता था। इस गांव के किनारे पर खड़ी थी एक पुरानी इमारत, द हेरिटेज विला। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में गांव वाले ज़्यादा बात नहीं करते थे, ना उसके इतिहास के बारे में, ना उसके अंदर होने वाले अजीब घटनाओं के बारे में। उस हवेली में शिफ्ट हुए थे सार्थक और उसकी पत्नी अवनी और उनका 6 साल का बेटा कबीर। सार्थक एक लेखक था। उसे शहर से दूर एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपनी कहानियां लिख सके, और नील घाटी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, कम से कम पहली नज़र में। जब उनकी गाड़ी हवेली के सामने रुकी, अवनी ने खिड़की से बाहर देखा। पुरानी पत्थर की दीवारें, टूटे हुए झरोके और हवेली के ऊपर लटके हुए सूखे पेड़, जैसे ये जगह बहुत सालों से किसी का इंतज़ार कर रही हो। अवनी ने हल्की बेचैनी के साथ कहा, सार्थक, मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। देखो ना, यहाँ धूप भी ठीक से नहीं पहुँचती। सार्थक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे अवनी, पुरानी जगह है, थोड़ा वक्त लगेगा ढलने में। और सोचो यहाँ कितना सुकून, कितनी शांति है। अवनी ने आसपास देखा। सच में वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी, इतनी ज़्यादा कि अपनी सांस की आवाज़ भी उन सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस रात जब तीनों अपने नए घर में थे, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। पुरानी लकड़ी के दरवाजे हवा से कभी कभी अपने आप ही हिल जाते। दीवारों से हल्की सी सीपेल की बू आ रही थी और हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा घूम रही थी, जैसे ये जगह ज़िंदा हो गई हो। रात के करीब 2 बजे थे। अवनी की आंख अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि घर के अंदर कहीं से हल्की हल्की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे बात कर रहा हो। अवनी ने ध्यान से सुना। वो आवाज़ कबीर के कमरे से आ रही थी। अवनी धीरे से उठी और कमरे के दरवाजे तक गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर लाइट जल रही थी और कबीर अपने बेड पर बैठा किसी को देख रहा था, जैसे वो किसी के साथ बात कर रहा हो। कबीर मासूम आवाज़ में बोला, नहीं, मुझे वो काला खिलौना बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई और एकदम से दोबारा कबीर की आवाज़ में ही एक और आवाज़ आई, तुम्हें ये क्यों पसंद नहीं? अवनी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर कबीर अकेला था। उसके पास कोई नहीं था, ना कोई खिलौना, ना कोई इंसान, मगर फिर भी वो किसी से बात कर रहा था। अवनी के कदम धीरे धीरे अंदर बढ़े और तब उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। कबीर की परछाई दीवार पर दिख रही थी, मगर उस परछाई में कुछ अजीब था। कबीर बेड पर बैठ गया, लेकिन उसकी परछाई खड़ी हुई थी, बिल्कुल सीधी, और धीरे धीरे वो परछाई अपना सर अवनी की तरफ घुमा रही थी। अवनी वहाँ से डरकर भाग गई। उस रात अवनी को एक बात समझ आ गई, कबीर उस कमरे में अकेला नहीं था, और शायद वो परछाई कबीर की नहीं थी। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अवनी ने सार्थक से बात की, लेकिन सार्थक ने इसे मजाक में ले लिया। पहाड़ों पर हल्की धूप थी, हवा में ठंडी खुशबू थी और हवेली बाहर से उतनी ही शांत दिख रही थी
जितनी कल दिख रही थी, मगर उस शांति के अंदर कुछ बदल चुका था। और सबसे पहला संकेत मिला दूसरी रात, रात के 2:15 पर। घर के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, मगर उस खामोशी के बीच एक अजीब सी बात थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक बंद हो चुकी थी। अवनी ने अपना मोबाइल उठाकर देखा। वक्त था 2:15। उसने सोचा बैटरी ख़त्म हो गई होगी, मगर जब उसने लिविंग रूम की घड़ी देखी, वहाँ भी 2:15 थी। किचन की घड़ी, स्टडी रूम की घड़ी, सब की सब 2:15 पर रुक चुकी थी, जैसे किसी ने एक ही पल में पूरे घर का वक्त रोक दिया हो। अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आईं। अवनी घबरा कर वहाँ दौड़ी, मगर किचन में कोई नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर बिखरे हुए स्टील के बर्तन जो धीरे धीरे हिलना बंद कर रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ था। अवनी ने ये बात सार्थक को बताई, पर वो अवनी का वहम है कहकर उसे चुप करा देता। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी और सार्थक भी ध्यान देने लगा। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी हवेली के लंबे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, और सबसे अजीब बात, घर के कुछ कोने हमेशा बर्फ़ जैसे ठंडे रहते थे, चाहे बाहर कितनी भी धूप क्यों ना हो। सार्थक ने सोचा फाइनली गांव के केयरटेकर को बुलाया जाए। उनका नाम था रघु काका। वो इस हवेली को बचपन से जानते थे, मगर उनकी आंखों में हवेली को देखते ही एक अजीब सा डर दिखाई देता था। सार्थक बोला, काका, ये घर में इतनी आवाज़ें आती है, अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, और ये अजीब सी ठंडक कैसी है। रघु काका कुछ पल तक चुप रहे, फिर वो धीरे से बोले, साहब, कुछ जगह सिर्फ मिट्टी और पत्थर से नहीं बनती, उनमें यादें बस जाती है। इस ज़मीन की भी एक याददाश्त है। सार्थक ने हैरानी से पूछा, याददाश्त? रघु काका ने हवेली की तरफ देखा। उनकी आवाज़ और धीमी हो गई। वो बोले, जो यहाँ एक बार खो गया वो कभी गया ही नहीं। वो अब भी यहीं है, बस हमें दिखते नहीं। दिए जलाए रखिए साहब, अंधेरा मत होने दीजिए। उस दोपहर अवनी कबीर को खाना खिलाने उसके कमरे में गई। कबीर बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी थी, एकदम खाली लग रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गया हो। अवनी उसके पास बैठी और तब उसकी नज़र कबीर के गले पर पड़ी। वहाँ गहरा नीला निशान था, जैसे किसी ने उसका गला ज़ोर से पकड़ रखा हो। अवनी ने घबराकर कबीर से पूछा, कबीर, ये क्या है? किसने किया है ये? कबीर ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी नज़र कमरे के एक अंधेरे कोने पर टिक गई। फिर उसने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, मम्मी, वो जो कोने में खड़ी है, वो कह रही है कि ये घर मेरा नहीं है, ये उसका घर है। अवनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से उस कोने की तरफ देखा। वहाँ पर कोई नहीं था, मगर वहाँ की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि अवनी की सांस से धुआं निकलने लगा था, जैसे वो किसी फ्रीज़र के अंदर खड़ी हो। और तब उसने एक और चीज़ महसूस की। उस कोने की दीवार पर एक परछाई बनी हुई थी, मगर कमरे में वहाँ कोई नहीं खड़ा था। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई लंबे बाल वाली औरत खड़ी हो और वो कबीर को घूर रही हो। उस पल अवनी को समझ आया, कबीर जिससे बात करता था वो सिर्फ़ एक कल्पना नहीं थी, वो यहीं है, और शायद उन्हें इस हवेली में आना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी किसी जगह का सच समझने के लिए उसके अतीत में जाना पड़ता है, और सार्थक अब वही कर रहा था। हवेली में हो रही अजीब घटनाओं ने उसके लेखकी दिमाग को बेचैन कर दिया था। उसे लग रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा छुपा है जो बहुत सालों से किसी का इंतज़ार कर रहा है।
इसलिए उसने हवेली के बेसमेंट को खोलने का फ़ैसला किया। बेसमेंट का दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का था। जब सार्थक ने उसे खोला तो एक तेज़ सड़ी हुई मिट्टी की बू आने लगी जो हवा में फैली हुई थी। वहाँ एक बहुत बड़ा आईना था, इतना बड़ा कि लग रहा था कि उस आईने के अंदर भी एक दुनिया हो, जैसे ये जगह बहुत सालों के बाद खुली गई हो। सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में जा रही थी। हर कदम पर लकड़ी की चरचर आवाज़ आ रही थी। नीचे पहुंचकर सार्थक ने टॉर्च जलाई। बेसमेंट में पुराने संदूक, टूटी कुर्सियाँ और धूल से भरे हुए कागज़ पड़े थे, जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ यहाँ फेंक दिया हो। सार्थक ने एक पुराना संदूक खोला। अंदर पुराने डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स थे। सब कुछ 1900 के आसपास का लग रहा था। फिर उसके हाथ एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगी। फ़ोटो में वही हवेली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज है, मगर वो फ़ोटो में हवेली के सामने एक परिवार खड़ा था। एक आदमी, एक औरत और इनके बीच एक छोटा सा बच्चा। सार्थक ने फ़ोटो को ध्यान से देखा और फिर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उस बच्चे ने बिल्कुल वही टी शर्ट पहनी थी जो आज कबीर ने पहनी हुई थी। वही डिज़ाइन, वही रंग, वही छोटा सा कार्टून उतरा हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये फ़ोटो तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी लग रही है। सार्थक के हाथ कांपने लगे और अचानक एक बहुत बड़ी धड़ाम की आवाज़ आई। बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। लाइट्स चली गई। सार्थक की आंखें लाल होने लगी। उसकी सांसें तेज़ हो गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। फ्लैशलाइट की रोशनी धीरे धीरे बेसमेंट की दीवारों पर घूमने लगी और तब उसकी नज़र सीलिंग पर पड़ी। सार्थक का खून जम गया। बेसमेंट की छत पर सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे, छोटे, बड़े और कुछ इतने लंबे जैसे किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो। और सबसे डराने वाली बात, ये गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे अभी अभी किसी ने बनाए हो। सार्थक ने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक निशान को छुआ। मिट्टी अभी भी गीली थी, जैसे किसी ने बस कुछ लम्हों पहले छत को पकड़ा हो। तभी बेसमेंट में एक भारी औरत की आवाज़ गूंजी। आवाज़ इतनी ठंडी थी कि सार्थक की रीढ़ की हड्डी तक सर्दी उतर गई। मेरा बच्चा, वो आवाज़ बस यही कहे जा रही थी। सार्थक की फ्लैशलाइट कांपने लगी। आवाज़ फिर आई, इस बार और क़रीब से, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। सार्थक ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। फ्लैशलाइट की रोशनी बेसमेंट के कोने में पड़ी। वहाँ एक औरत की परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, झुका हुआ सर और उसके हाथ दीवार पर रगड़ते हुए, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उस पल सार्थक को समझ आ गया, अवनी सच कह रही थी। कबीर जिस परछाई से बात करता था वो अकेली नहीं है, और शायद वो औरत अपना बच्चा ढूंढ रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। अगर वो बच्चा 100 साल पहले इस हवेली में था, तो कबीर उस फ़ोटो में कैसे हो सकता है? दिल की धड़कनें तेज़ चलने लगी। हवा का ज़ोर से चल रही थी। दूर कहीं से शीशे की हिलने की आवाज़ें आ रही थी। बेसमेंट में जो कुछ सार्थक ने देखा था, उसने उसका खून ठंडा कर दिया था, मगर उसे एक और दर्द सताने लगा था। कबीर। अगर वो औरत अपना बच्चा ढूंढ रही है, तो कहीं वो कबीर को अपना बच्चा समझ तो नहीं रही थी? ये सोचकर सार्थक सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसके कदमों की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। जब वो लिविंग रूम में पहुंचा, तो जो मंज़र उसने देखा
उसने उसकी आँखें और सांसें सब रोक दी। अवनी ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, मगर अवनी के सामने कबीर ज़मीन से करीब 3 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। कबीर का जिस्म धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कोई अनजान ताकत उसे हवा में पकड़ रही हो। मगर सबसे डराने वाली बात थी उसका चेहरा, कबीर का चेहरा। कबीर के बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी थी, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना बची हो। अवनी चीखते हुए, रोते हुए सार्थक के पास दौड़ी। सार्थक, इसे बचाओ, ये मेरा कबीर है, लेकिन फिर भी ये मेरा कबीर नहीं है। कबीर का जिस्म अचानक रुक गया। उसने धीरे से अपना सर सार्थक की तरफ घुमाया और फिर उसके होंठ हिलने लगे, मगर आवाज़ कबीर की नहीं थी। वो आवाज़ बहुत भारी और अजीब सी थी। कबीर अब बिल्कुल किसी के वश में हो चुका था। तुम लोग बिन बुलाए मेहमान हो। इस घर की मिट्टी को खून चाहिए। पुराना क़र्ज़ अभी बाकी है। कबीर की ज़बान से ये सब लफ्ज़ निकलने लगे। उस पल हवेली की सारी खिड़कियाँ एक साथ टूट गईं। कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे, जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। ठंडी हवा अंदर आने लगी। दीवारों पर बनी परछाइयाँ हिलने लगी। सार्थक ने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में एक पुराना मंत्र था जो रिसर्च के दौरान सार्थक को मिला था। उसने काँपते हुए शब्द बोलने की कोशिश की। मंत्र पढ़ता गया, मगर उसकी आवाज़ अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तभी दीवारों पर बनी परछाइयाँ धीरे धीरे दीवारों से अलग होने लगी, जैसे वो ज़िंदा हो गई हो। वो परछाइयाँ अब ज़मीन पर चल रही थी और धीरे धीरे सार्थक और अपनी की तरफ बढ़ रही थी। सार्थक ने देखा उन परछाइयों की शक्ल इंसान जैसी थी, मगर उनके आँखें बिल्कुल अंधेरे, जैसे किसी ने उनके चेहरे मिटाने की कोशिश की हो। और वो सब एक ही जगह की तरफ देख रहे थे, जहाँ कबीर था। कबीर हवा में धीरे से हंसने लगा। उसकी हंसी एक बच्चे की नहीं थी, वो बहुत पुरानी और बहुत दर्द भरी लग रही थी। अब घर जाग जाएगा, अब कोई भी यहाँ से ज़िंदा बाहर नहीं जाएगा, कबीर ये सब कह रहा था। उस पल सार्थक को समझ आ गया, ये सिर्फ़ एक रूह का कब्ज़ा नहीं था, ये पूरी पुरानी हवेली का श्राप था। और शायद कबीर सिर्फ़ एक दरवाज़ा बन गया था। और अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर कबीर के अंदर कोई और है, तो असली कबीर कहाँ है? हवेली के अंदर का मंज़र अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। दीवारों की से निकलती परछाइयाँ, हवा में तैरता कबीर और वो अजीब सी आवाज़ें जो पूरी हवेली में गूंज रही थी। सार्थक को एक ही बात समझ आ गई, अगर वो अभी नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। सार्थक ने हिम्मत जुटाई और कबीर को ज़ोर से पकड़ लिया। कबीर का जिस्म अब भी ठंडा था, बिल्कुल बर्फ़ की तरह। अवनी भी तुरंत उठ खड़ी हुई। तीनों दौड़ते हुए हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़े। पीछे से परछाइयाँ उनकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे पूरा घर उन्हें रोकना चाहता हो। उन तीनों ने कोशिश की कि बाहर निकल लें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके शरीर अपने आप वापस अंदर खींचते चले गए। कबीर दोबारा हवा में लटक गया। अब उसकी आंखों से खून निकल रहा था और ये बात अवनी से बर्दाश्त नहीं हुई। अवनी ने एक माँ होने के लिहाज से बहुत ही तकलीफ़ में अपने बेटे का नाम चिल्लाया, कबीर। अवनी की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी
कि सब कुछ हवेली में अपने आप रुक गया। हवाएं, आवाज़ें। कबीर ने खून के आंसू की एक शांति छा गई और सार्थक ने कबीर को दोबारा उठाया और अवनी के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ा। सार्थक ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला। तेज़ ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। तीनों भागते हुए गाड़ी तक पहुँचे। सार्थक ने इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे गाड़ी को तेज़ रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दिया। रास्ता पहाड़ों के बीच से निकल रहा था। हल्का सा अंधेरा धीरे धीरे सुबह की रोशनी में बदलने लगा। कुछ देर बाद जब धूप निकल आई, सार्थक ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। हम बच गए अवनी, हम बच गए, सार्थक ने सुकून भरी लहज में कहा। अवनी ने धीरे से पीछे मुड़कर कबीर को देखा। कबीर पीछे की सीट पर बिल्कुल चुप बैठा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। कबीर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अवनी ने नरमी से पूछा। कबीर ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक पुरानी जंग लगी चाबी निकली। कबीर ने वो चाबी अवनी के हाथ पर रख दी। अवनी का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये वही चाबी थी जो हवेली के बेसमेंट के उस दरवाज़े की थी जो कभी नहीं खुला था, बहुत बाद में खुला था। कबीर ने धीरे से मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कोई राज जानता हो। कबीर बोला, मम्मी, हम घर से बाहर आए हैं या हम अब भी उसी आईने के अंदर है? सार्थक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर जो उसने देखा उसने उसका खून ठंडा कर दिया। सड़क गायब हो चुकी थी। पहाड़ों का रास्ता, पेड़, सब कुछ गायब था। उनके पीछे सिर्फ एक चीज़ खड़ी थी, वही पुरानी हवेली, धुंध के बीच में, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वो पहली बार यहाँ आए थे। और सबसे डराने वाली बात, उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। शायद वो कभी हवेली से बाहर निकले ही नहीं। शायद वो सब कुछ जो उन्होंने देखा सिर्फ इल्यूज़न था, सिर्फ उस हवेली के आईने का एक खेल था, या फिर वो हवेली उन्हें कभी जाने ही नहीं देना चाहती। क्या वो हवेली उन्हें कभी छोड़ेगी, या फिर वो हमेशा के लिए उनकी परछाइयों का हिस्सा बन चुके होंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कबीर सच में कबीर है, या फिर वो छाया अब हमेशा के लिए उसके अंदर रहने लग गई है? और वो फ़ोटो में दिखने वाला बच्चा, क्या वो सिर्फ एक पुरानी कहानी थी, या फिर सार्थक के परिवार का कोई भूला हुआ राज? आप अपनी थियरी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू।